आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द। बेसिकली इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइडर सब्जेक्ट है और इसमें बहुत से ऐसे टर्म्स यूज आते हैं जो कि हम इकोनॉमिक्स में जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को जानते हैं, समझते हैं, तो उस समय हमें डे टू डे इकोनॉमिक्स के ऐसे बहुत सारे टर्म्स बार बार यूज आते हैं। तो हम कुछ ऐसे ही शब्दों को अपनी वीडियोज़ के माध्यम से पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, इसी तरीके से मैं आपको एक एक पार्ट में जो है वो वीडियोज़ के माध्यम से जो है इन टर्म्स को समझाऊंगा। तो मैं सबसे पहले पार्ट में आपको कुछ टर्म्स जो है इकोनॉमिक्स की वो लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास वो है अबेटमेंट। हम ए अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं और उसमें सबसे पहला टर्म जो है हमारे पास आ रहा है अबेटमेंट। बेसिकली इसे हम हिंदी में कहते हैं त्याग। त्याग या अबेटमेंट जब हम इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज करते हैं तो इसका मीन ये होता है कि हम अपनी पॉल्यूशन जो पॉल्यूटेंट है या प्रदूषण फैलाने वाले तत्व है उनको कितना कम कर पा रहे हैं, मतलब रिडक्शन इन पॉल्यूटेंट या पॉल्यूशन एलिमेंट्स, जो हमारे पास प्रदूषण तत्व है उनमें हम कितनी कमी कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अबेटमेंट। हम यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, अबेटमेंट कहते हैं। तो अबेटमेंट टर्म जो है वो कभी भी यदि इकोनॉमिक्स में हमारे पास आता है तो जनरली तो अबेटमेंट का मतलब होता है त्याग या रिडक्शन करना, किसी चीज़ में कमी करना। परंतु यहाँ पर अबेटमेंट बेसिकली पर्टिकुलरली जो यूज किया जाता है वो पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट जो होते हैं, प्रदूषक तत्व जो होते हैं, उनकी कमी करने को अबेटमेंट हम यहाँ पर कहते हैं। और फर्दर हम एक और वर्ड यहाँ पर इसके लिए लेते हैं, उसे कहते हैं अबेटमेंट कॉस्ट। सेकेंड टर्म जो है वो है अबेटमेंट कॉस्ट। अबेटमेंट कॉस्ट का मीन यहाँ पर इससे है कि जब हम किसी प्रदूषक तत्व को कम करते हैं तो हमें बहुत सारी कॉस्ट लगानी होती है, बहुत सी कॉस्ट हमें यूज करनी पड़ती है। यदि मान लीजिए आज हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर सारे जितने भी व्हीकल्स है वो BS6 हो, तो ऐसी कंडीशन में BS4, BS3 जितनी भी हमारे पास जो ऑलरेडी चल रहे हैं उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं उनको हमें एक तरीके से रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करने के लिए बहुत सी कॉस्ट हमें जो है वो यहाँ पर इनकर करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली क्या है, किसी भी पॉल्यूशन या पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स को कम करने के लिए जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, अबेटमेंट कॉस्ट कहलाती है, त्याग की लागत कहलाती है। तो जो बेसिकली अबेटमेंट हम कर रहे हैं, पॉल्यूशन एलिमेंट को कम कर रहे हैं, उसके लिए जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज अबेटमेंट कॉस्ट। उसे हम क्या कहेंगे, त्याग की लागत कहेंगे। थर्ड एक टर्म आता है हमारे पास जिसे कहते हैं एबिलिटी टू पे। इसे हिंदी में कहते हैं कर देय क्षमता। जब एबिलिटी टू पे वर्ड यूज आता है तो हमें कैनन ऑफ टैक्सेशन, कराधान के सिद्धांत को समझना होता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो है वो करके कैसे हम टैक्स लगाए, उसके टैक्स को लगाने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखें, उसके कुछ सिद्धांत बने हुए हैं। उसमें एक सिद्धांत एबिलिटी टू पे आता है, कर देय क्षमता का सिद्धांत आता है, जो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दिया था। प्रोफेसर एडम स्मिथ ये कहते हैं कि यदि आप टैक्स लगाते हैं तो यू हैव टू कंसीडर इनकम ऑफ टैक्स पेयर। आपको अपनी टैक्स पेयर की, अपने कर देने वाले व्यक्ति की या कर योग्य व्यक्ति की क्या देखनी चाहिए, क्षमता को देखनी चाहिए, उसकी आय को देखनी चाहिए और उस आय के आधार पर आपको उसकी क्षमता के आधार पर टैक्स लगाना चाहिए। यदि हम जैसे एक टैक्सेशन की बात करें तो हमारे देश के अंदर ही हम जब टैक्स को देखते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो जो है इनकम टैक्स लगता है वो कैसे लगता है, वो हमारे पास इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिव लगता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकम टैक्स की रेट भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एबिलिटी टू पे को बताता है कि जिसकी जितनी क्षमता है उसी अकॉर्डिंग उस पर क्या लगाया जाना चाहिए, टैक्स लगाया जाना चाहिए। ये जनरल सी एक थ्योरी है कि हर व्यक्ति जो है
यदि टैक्स की रेट कम से कम होना तो लोगों को या व्यक्ति को, जो कर योग्य व्यक्ति है, टैक्सेबल पर्सन है, उसे कमाने में, इनकम अर्न करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसे ज़्यादा रुचि होती है कमाने में। और जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको जो है वो टैक्स कमाने की रुचि उसकी क्या पड़ती जाती है, कम पड़ती जाती है। तो इसलिए टैक्स इतना ज़्यादा भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो क्या हो जाए, वो अपनी इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग इनकम या कमाए जाने का जो रुचि है उसको क्या कर दे, खो दे। तो उतना कर नहीं लगाया जाना चाहिए। तो एबिलिटी टू पे जो है वो इसी बात को बताता है कि हमें व्यक्ति की कर दे क्षमता के आधार पर, उसकी इनकम के अकॉर्डिंग वो कितना टैक्स बियर कर सकता है, जिससे उसका हरासमेंट भी ना हो और ना ही उसकी जो अर्निंग करने की जो उसके एक इंटरेस्ट है उसमें क्या ना हो, सिग्निफिकेंट डिक्रीज ना हो। ये तो कन्फर्म है डिक्रीज तो होगा, उसके कहीं ना कहीं उसकी जो इंटरेस्ट है, रुचि जो है कमाने की, वो कम तो होगी कर लगाने से, परंतु इतनी कम ना हो जाए कि वो जो है वो प्रॉपर जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ना आए, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये जो है बेसिकली किसको बताता है, एबिलिटी टू पे थ्योरी को बताता है, और ये जो है प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी। अगला जो हमारे पास एक टर्म यूज आता है वो आता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स में हम जब प्रॉफिट को देखते हैं तो प्रॉफिट हमारे पास 3 प्रॉफिट टर्म्स हम यूज लेते हैं। एक तो यूज लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एक लेते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, और एक लेते हैं हम जिसे हम कह सकते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, जो लॉस मतलब प्रॉफिट की जगह वो जो एडवर्स कंडीशन है, रिवर्स कंडीशन है प्रॉफिट की, वो है लॉस। मतलब जो रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस हमारे पास 3 तरीके से हो सकता है। रेवेन्यू मीन्स जो हमारी इनकम है, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू है, ठीक है, जो आगम हमारे पास हो रही है, और जो हमारे पास खर्चे हो रहे हैं दैट इज कॉस्ट, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। तो जो हमारे पास इन रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है, या तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट के रूप में होगा, या फिर वो एबनॉर्मल लॉस के रूप में होगा, या फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस के रूप में, जिसे हम दोनों कह सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस दोनों कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जब हम रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट कहते हैं तो उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस। यदि रेवेन्यू ज़्यादा होती है और कॉस्ट हमारे पास कम होती है, आगम हमारे पास ज़्यादा होती है और लागत हमारे पास क्या होती है, कम होती है, वेयर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, देन इट विल बी एबनॉर्मल प्रॉफिट, उसे कहते हैं हम असामान्य लाभ। और नॉर्मल प्रॉफिट का मीन्स ये होता है रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट, तो मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अब कई बार ये एक जनरल सा क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास कि क्या नॉर्मल प्रॉफिट में कोई लाभ नहीं होता एंटरप्रेन्योर को? तो ऐसा नहीं है कि उसे लाभ नहीं होता, उसे अपनी जो उसकी क्षमता है, उसने जो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो उसे मिल जाती है। उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपनी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो यदि कहीं और काम करता, यदि वो कहीं और, यदि वो इंजीनियर था, उसने इंजीनियरिंग छोड़कर और उसने यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस खोला, अपने खुद के बिजनेस को स्टार्टअप किया, तो ऐसी कंडीशन में उसे जो सैलरी वहाँ मिलती वो उसकी एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी यहाँ पर, क्योंकि उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा। एक टर्म हमारे पास यूज आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम किसका पार्ट मानते हैं, कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। और जब कॉस्ट का पार्ट मानते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट का जब डिफरेंस निकालेंगे तो उस कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है एंटरप्रेन्योर को नॉर्मल प्रॉफिट में भी कुछ, नॉर्मल प्रॉफिट में कुछ भी नहीं मिलता है, परंतु केवल उतना ही, वो एज ए उसका प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होता, वो एज ए उसका केवल क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एलिमेंट होता है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट, ये तीनों सिचुएशंस हमारे पास किसके रूप में होती है, ये यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंस के रूप में होती है इकोनॉमिक्स में। आगे अगला टर्म जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज, वास्तविक लाभ। देखिए, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं
और उसकी थ्योरीज की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों की बात करते हैं अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, तो हमें कुछ थ्योरीज देखनी होती है। उसमें एक थ्योरी जो है वो होती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, वास्तविक लाभ सिद्धांत, और एक होती है इसके आगे फिर जाके कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि आप यदि किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे देश से अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखते हो, यदि मान लीजिए ए गुड्स दो देश बनाते हैं, तो ए गुड्स में यदि मान लीजिए वो जो है दूसरा देश 50 यूनिट्स बना सकता है, आप 60 यूनिट्स बना सकते हो, दैट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज। आप 10 यूनिट का एब्सोल्यूट एडवांटेज रखते हो, आप ज़्यादा बनाने की क्षमता रखते हो। तो वास्तविक लाभ सिद्धांत ये कहता है कि जो देश जिस वस्तु को ज़्यादा बना सकता है उसे क्या करना चाहिए, उसे उस देश का उत्पादन करना चाहिए और उस देश को उसका निर्यात करना चाहिए। मतलब हमें कौन सी थ्योरी देख रहे हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वह बिजनेस करेगा, वह एक्सपोर्ट करेगा जिसको एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है। ये जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कह रही है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बेसिकली इस बात को बता रही है कि यदि हम इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में जिस देश को किसी दूसरे देश से अधिक उत्पादन करने की स्थिति प्राप्त है, सिचुएशन प्राप्त है, या तो उसके पास कच्चा माल ज़्यादा है या फिर उसके पास लेबर अच्छा है, मतलब किसी न किसी कारण से, उसकी विशिष्टीकरण के कारण, उसके स्पेशलाइजेशन के कारण उसे एडवांटेज प्राप्त है, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये भी जो है वो प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा ही दिया गया था। जो ये अपने आप में क्लासिकल थ्योरीज का ज़्यादातर पार्ट जो है वो जो है इकोनॉमिक्स के जो हमारे पास जनक कहलाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ, उनका श्रेय ज़्यादातर क्लासिकल थ्योरीज में रहा है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी इंटरनेशनल ट्रेड की अपने आप में क्लासिकल थ्योरी है, और इसमें जो है इसी बात को बताया गया कि जिसको वास्तविक लाभ प्राप्त है, जो ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, उसे क्या दिया जाना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड का हक दिया जाना चाहिए, मतलब वह देश एक्सपोर्ट करेगा। इसके उलट कंपैरेटिव एडवांटेज को जब हम देखते हैं, आगे जाकर हम देखते हैं, तो कंपैरेटिव एडवांटेज बोलता है कि दो देश में हो सकता है एक देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त हो। मान लीजिए हम ए वस्तु, इंडिया जो है वो ए वस्तु का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकता है अन्य देशों से, और बी वस्तु का उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी उसे दोनों में से एक वस्तु को चयन करना चाहिए, एक वस्तु का एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसे ज़्यादा एडवांटेज प्राप्त है, कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज प्राप्त है। एब्सोल्यूट एडवांटेज केवल मात्र इस बात को देखता था कि हमें जितना ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो रहा है तो हमें उत्पादन उसका करना चाहिए। तो दो वस्तु में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है तो हम दो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तीन वस्तुओं में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है तो तीन वस्तुओं करेंगे। परंतु कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि हम केवल मात्र एक वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसमें हमें ज़्यादा एडवांटेज प्राप्त है, ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज का परसेंटेज प्राप्त है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज से आगे बढ़कर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई। तो अभी हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का मीन्स बस इतना सा है कि जब हम एक वस्तु के उत्पादन में, किसी वस्तु के उत्पादन में अन्य देश के से अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं, हमारे पास संसाधन उसके लिए ज़्यादा होते हैं, हमारे पास स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण उसके लिए ज़्यादा होता है, तो हम ये कहते हैं कि हम एब्सोल्यूट एडवांटेज कंडीशन में है। तो ये होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज, वास्तविक लाभ। अगला टर्म है एब्जॉर्प्शन। देखिए दो टर्म्स हमें इसे समझनी होती है, एक तो होती है एब्जॉर्प्शन और एक होती है प्रोडक्शन। यदि हम बात करते हैं किसी देश के एब्जॉर्प्शन की, किसी देश में हम एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन मतलब है कहीं ना कहीं कंजम्पशन। एब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब जो मेनली हम देख सकते हैं वो देख सकते हैं कंजम्पशन पे। कंजम्पशन में हम किसे इंक्लूड करते हैं, हम जो हमारे देश के अंदर उत्पादन हो रहा है उसमें से एक्सपोर्ट को हटा दो और इंपोर्ट को जोड़ दो। यदि हम अपने देश के प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट को जो है वो क्या कर दे, हटा दे, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे देश के अंदर कंज्यूम
नहीं होता, और जो इम्पोर्ट है, ठीक है, उसे यदि हम क्या कर दे, इंक्लूड कर दे, तो ये टोटल बन जाता है एब्जॉर्प्शन। बेसिकली हम कितना अवशोषण कर रहे हैं, कितना उपभोग कर रहे हैं। और इसके उलट जो प्रोडक्शन थ्योरी होती है वो क्या करती है, वो इम्पोर्ट को तो क्या कर देती है, एक्सक्लूड कर देती है, और एक्सपोर्ट को क्या कर देती है, इंक्लूड कर देती है एब्जॉर्प्शन में। मीन्स जो है वो अवशोषण के अंदर तो एब्जॉर्प्शन के अंदर, प्रोडक्शन में यदि हम क्या कर दे, एक्सपोर्ट को लेस कर दे और इंपोर्ट को क्या कर दे, ऐड कर दे। और उसी तरीके से प्रोडक्शन में जब हम देखते हैं तो एब्जॉर्प्शन में हम क्या कर दे, एक्सपोर्ट को जो है, इंपोर्ट को तो हम क्या कर दे, एक्सक्लूड कर दे, और एक्सपोर्ट जो है उसे इंक्लूड कर दे एब्जॉर्प्शन में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है। तो एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन दोनों थ्योरीज हमारे पास चलती है। उनमें से जब हम एब्जॉर्प्शन थ्योरी की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो वो ये कहता है कि किसी भी देश को यदि मान लीजिए अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारना है, करेक्ट करना है, तो ऐसी कंडीशन में उसे जो है वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और फर्दर डिवैल्यूएशन ऑफ मनी उसको करना चाहिए। इस थ्योरी के बेस के लिए एब्जॉर्प्शन थ्योरी लाई गई, कंजम्पशन थ्योरी ये जो लाई गई। तो अवशोषण सिद्धांत जो है उसका बेसिक मीन जो है वो यही है कि कंजम्पशन जो है, उसी वर्ड को हम आगे एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, और उसमें जो है क्या करते हैं हम, उसके अंदर हम एक्सपोर्ट जो है उसको तो क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, और इंपोर्ट को क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, अवशोषण जिसे हम कहते हैं। अगला टर्म जो है वो हमारे पास आता है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, महत्वपूर्ण स्थिति का दुरुपयोग। देखिए एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन वर्ड जो है वो मार्केट के अंदर यूज होता है। जब मार्केट सिचुएशन होती है किसी फर्म की अच्छी, मीन्स या तो वो फर्म एकाधिकार में है या फिर अल्पाधिकार के अंदर, जो ओलिगोपोली के अंदर इम्पोर्टेंट पोजीशन अपने पास हेल्ड करती है। तो कई बार क्या होता है कि जब फर्म अपनी अच्छी पोजीशन रखती है मार्केट में, तो ऐसी कंडीशन में वो कंपटीटर्स को मार्केट में एंटर नहीं होने देती है। जब कोई फर्म अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखती है, इम्पोर्टेंट सिचुएशन रखती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट का उससे परचेज करता है, या बहुत बड़े मार्केट के हिस्से को हेल्ड करती है यदि कोई फर्म, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करती है, अन्य कंपटीटर को उस मार्केट में जो है एंटर नहीं होने देती है। और या फिर जो है यदि वो कोई कंपटीटर उसका है तो उसे कहीं ना कहीं क्या करती है, हरासमेंट करने की कोशिश करती है, उसे परेशान करने की कोशिश करती है। तो ये अपने आप में उस महत्वपूर्ण स्थिति का उसका क्या कहलाता है, दुरुपयोग कहलाता है। तो हमें ये समझना है कि एक एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किसके द्वारा किया जाता है, तो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन डोमिनेंट फर्म द्वारा किया जाएगा, जनरल सी बात है। और डोमिनेंट फर्म वो होगी जिसका बाजार में, मार्केट शेयर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और यदि मान लीजिए वो अपने कंपटीटर्स को उस मार्केट में एंटर नहीं होने देती, यदि एंटर कर चुके हैं तो उसे हरासमेंट करती है, उसे परेशान करती है, तो उसे हम कहते हैं एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, महत्वपूर्ण स्थिति का दुरुपयोग। अगला हमारे पास जो टर्म है वो है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, अतिरिक्त ह्रास। बेसिकली एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड जो है वो टैक्सेशन में यूज आता है। जब टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर किसी मशीन को या किन्हीं मशीनों को प्रमोट करने के लिए कि लोग मशीनें ज़्यादा खरीदें जिससे उत्पादन बढ़े, तो इसके लिए इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक प्रावधान दिया जाता है जिसमें फर्मों को या जो बिजनेस है जो उस मशीन को खरीद रहे हैं उनको अतिरिक्त दर से, एडिशनल रेट से डेप्रिसिएशन लगाने का राइट दे दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे डेफरमेंट ऑफ टैक्स हो जाता है। मीन्स वो फर्म जो है उनको यदि मान लीजिए वो डेप्रिसिएशन 10 साल में लगाती, उसकी जगह 5 साल में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेती है। उससे क्या होता है, ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगाने से प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होने से टैक्स भी क्या लगता है, कम लगता है।
तो इसका मतलब बेसिकली वो टैक्स तो लगना है, वो आगे लगेगा कभी ना कभी, क्योंकि कारण आगे प्रॉफिट बढ़ेंगे। यदि हम डेप्रिसिएशन अभी क्लेम कर लेंगे सारा तो आगे प्रॉफिट बढ़ेगा, परंतु कहीं ना कहीं कुछ समय तक फर्मों को क्या मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है मशीन को खरीदने से। और ये कंफर्म बात है कि हर फर्म ये चाहती है कि हम प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट में हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो उसे 5 साल तक लगातार बेनिफिट मिल रहा है, तो प्रेजेंट के बेनिफिट को देखती है। तो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो ऐसी सिचुएशन है जब टैक्स लॉ के अंतर्गत अतिरिक्त दर से, एडिशनल रेट से आपको जो है वो टैक्स लगाने का जो है वो राइट प्रोवाइड कर दिया जाता है, और इसके माध्यम से आप अपने टैक्स को क्या कर देते हो, डेफरमेंट कर देते हो। तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। एक वर्ड ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटर, त्वरक। इकोनॉमिक्स में 2 वर्ड यहाँ पर यूज आते हैं, एक तो यूज आता है एक्सेलरेटर और एक यूज आता है मल्टीप्लायर, जिसे हम कहते हैं गुणक। जब हम एक्सेलरेटर की बात करते हैं तो एक्सेलरेटर का मीन ये होता है कि जब कंजम्पशन में कोई चेंज होता है, उपभोग में चेंज आता है या उपभोग में चेंज करने की ज़रूरत होती है, हमें हमारे देश में यदि मान लीजिए वस्तुओं का उपभोग बढ़ जाए, डिमांड बढ़े वस्तुओं की, तो क्या होगा, हमें अतिरिक्त उत्पादन करना पड़ेगा। और अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिक्वायरमेंट होगी अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट की, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। तो ये कन्फर्म सी बात है, कन्फर्म सा है कि यदि मान लीजिए कंजम्पशन किसी देश में बढ़ेगा, किसी देश में यदि कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जब हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो हमें उसके लिए क्या चाहिएगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। तो ये कन्फर्म है कि कंजम्पशन के बढ़ने पर हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितना चेंज इन कंजम्पशन होगा उसके परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट में जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, उसे हम उस रिलेशन को ही हम अपने आप में एक्सेलरेटर से डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेटर से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेटर का, जो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। डेल्टा आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट में चेंज, और डेल्टा सी का मीन होता है कंजम्पशन में चेंज। मतलब हम इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज होगा कंजम्पशन से, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। डेल्टा आई का मतलब मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अपॉन डेल्टा सी का मीन हो गया कि चेंज इन कंजम्पशन। ये हुआ एक्सेलरेटर इफेक्ट। और जब एक्सेलरेटर इफेक्ट वर्क करता है तो एक्सेलरेटर इफेक्ट से फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट भी काम करता है। मल्टीप्लायर जो होता है वो आगे जाके गुणक कर देता है। मल्टीप्लायर का मीन ये होता है कि यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट से के ज़्यादा बढ़ने से इनकम भी बढ़ जाती है। जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, किसी भी हम फर्मों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम मशीनों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो प्रोडक्शन होगा तो फर्दर इनकम को अराइज करेगा, वो इनकम को बढ़ाएगा। तो जो है वो मल्टीप्लायर को हम आगे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट से इनकम में कितना चेंज हुआ, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर ये दोनों इफेक्ट इकोनॉमी में लगातार काम करते रहते हैं, और यही अपने आप में एज ए क्या काम करते हैं, इकोनॉमी में एक इंजन की तरह काम करते हैं। एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर जो है वो इकोनॉमी को मूव करते रहते हैं। कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट से फर्दर इनकम बढ़ती है, ठीक है। और इनकम का जो पार्ट है वो फर्दर जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो हमें इनकम से और कंजम्पशन को क्या करती है, बढ़ाने को प्रेरित करती है। तो ये जो कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो है वो ये इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी में एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर को आगे क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और एक्सेलरेटर का मीन जो मुझे बताना था वो आपको ये है कि एक्सेलरेटर जो है वो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन में जो चेंज होता है उससे फर्दर जो इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, इसका रिलेशन जो है वो हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेटर त्वरक से जो है वो डिनोट करते हैं। अगला जो वर्ड है वो है एक्सेप्टेंस। देखिए एक्सेप्टेंस जो वर्ड है वो यूज आता है कहाँ पर, जब हम बिल्स की बात करते हैं। बिल्स आपने सुना होगा, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, BR और BP। ये जो बिल्स होते हैं
इनको एक्सेप्टेंस करना होता है। एक्सेप्टेंस मीन साइन कर देना कि हम जो है इसका पेमेंट करेंगे, एक निश्चित टर्म के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद हम इसका पेमेंट करेंगे, इसकी स्वीकृति देना, इसको एक्सेप्ट कर लेना, एक बिल को एक्सेप्ट कर लेना कि हम एक आफ्टर ए डेफिनिट टर्म, एक निश्चित अवधि के बाद जो क्या होती है, रिटर्न होती है उस बिल पर, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसका पेमेंट कर देंगे। वी आर लाइबल टू पे दैट बिल आफ्टर दैट टर्म और ड्यू डेट ऑफ दैट बिल, उस बिल की जो ड्यू डेट होगी उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एज ए साइन कर देते हैं, उसे हम स्वीकृति दे देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है एक्सेप्टेंस। और जब एक्सेप्टेंस हम समझते हैं तो उससे आगे हम एक और वर्ड आता है एक्सेप्टिंग हाउसेज, ये स्वीकृति गृह। ये जो हाउसेज होते हैं, जो बिल्स होते हैं, इनको एज ए मल्टीपल एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, उनको जो है वो कहीं ना कहीं उनका पेमेंट करने का काम करते हैं, उनको एज ए बल्क में एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सेप्टिंग हाउसेज कहलाते हैं। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्टिंग हाउस को आप एक साथ यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। जनरली अब जो है इनका बिल्स का जो है वर्क जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए ये टर्म्स जो है वो जनरल टर्म्स नहीं रह गए, इकोनॉमिक्स में अब भी यूज आते हैं, तो इसलिए एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टिंग हाउस को आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी बिल को एक्सेप्ट करते हैं कि हम निश्चित टर्म के बाद क्या कर देंगे, उसका पेमेंट कर देंगे, एज ए गारंटी है अपने आप में। और ये जो एक्सेप्टिंग हाउसेज होते हैं ये अपने आप में इसी गारंटी को देने का काम करते हैं। अगली जो बात है वो है अकोमोडेटरी मॉनेटरी पॉलिसी, समायोजक मौद्रिक नीति। अकोमोडेटरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है या समायोजक मौद्रिक नीति जो होती है, इसमें क्या होता है, इसे आप समझ सकते हैं जहां हमने अपने आप को चेंज कर लिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब मीन्स हमने समायोजन कर लिया, हमने एडजस्टमेंट कर लिया। होता यह है कि जब इकोनॉमी में, जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर ग्रोथ होती है तो डिमांड बढ़ती है, बड़ी भारी मात्रा में डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, और डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड फॉर मनी भी होती है। मनी की डिमांड जब बहुत तेज़ी से बढ़ती है उसके लिए, तो उस मनी की डिमांड को गवर्नमेंट द्वारा उसी मात्रा में बढ़ाया जाता है, पूर्ति को भी उसी मात्रा में बढ़ाया जाता है। जब डिमांड फॉर मनी बढ़ती है तो उसी मात्रा में, उसी रेशो में गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लेके उसी हिसाब से सप्लाई को भी क्या करती रहती है, मनी की सप्लाई को भी चेंज करती रहती है। तो इसे हम कहते हैं अकोमोडेटरी मॉनेटरी पॉलिसी। मीन हमने क्या कर लिया, अपने आप को उसी अकॉर्डिंग समायोजित कर लिया, डिमांड के अकॉर्डिंग हमने भी सप्लाई को एडजस्ट कर लिया, तो वो होती है हमारी समायोजक मौद्रिक नीति। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? जो अल्प विकसित देश होते हैं उनको ग्रोथ की बहुत ज़रूरत होती है, और वो जब ग्रोथ करते हैं वो मनी से ही करते हैं। उनके लिए जो अल्प विकसित देश होते हैं उन देशों में इन्फ्लेशन आना अच्छी बात होती है, परंतु हाई इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। यदि एक जनरल 7 से 8% तक का भी इन्फ्लेशन जो है ना, उस देश के लिए अच्छा रहता है। कौन से देशों के लिए? जो हमारे पास अल्प विकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, उनमें जो है वो ऐसी पॉलिसी अपनाई जाती है, अकोमोडेटरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, जहां पर मनी की डिमांड के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई को चेंज कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ग्रोथ बढ़ती है। इससे क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती है। इन्फ्लेशन तो आता है मनी सप्लाई बढ़ने से, बट साथ साथ में ग्रोथ भी तेज़ी से यहाँ पर होती है। लोग जो है वो अपने जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश करते हैं। जो डिमांड बढ़ती है, डिमांड के अकॉर्डिंग उनको सप्लाई मिलती है, लोगों के पास खरीदने के लिए मनी होता है और वस्तु भी भारी मात्रा में होती है, इसीलिए तो डिमांड सप्लाई दोनों जो है वो अपने आप चेंज होती, उसी अकॉर्डिंग होती रहती है मनी की। और ये जो है वो बेसिकली कहलाती है अकोमोडेटरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, समायोजक मौद्रिक नीति कहलाती है। इसमें जो है मनी की डिमांड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है मनी की सप्लाई को एडजस्ट कर लेती है और उसी हिसाब से अपने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया करती है। ये जो वर्ड है अकाउंट, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अकाउंट जो वर्ड है वो इस बात को बताता है
कि जनरली तो एक लेजर को अकाउंट हम यहाँ पर बोलते हैं। जो भी हम बुक्स में, खातों में से, हम खाते ही बोलते हैं बुक्स को भी, तो जो बुक्स खाता वही जिसे कह सकते हैं हम, बुक्स में हम किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, ठीक है, या फिर किसी विशेष मद का हम एक डेबिट और क्रेडिट का हिसाब रखते हैं। नाम या जमा उसमें कितना करना है उसका एक हिसाब रखते हैं। उस पर्टिकुलर आइटम को यहाँ पर हम किसके नाम से जानते हैं, लेखा या खाते के नाम से जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, ठीक है, ये जो अकाउंट होते हैं। फर्दर जो है खर्चों का खाते होते हैं, एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, इनकम्स के अकाउंट होते हैं। तो ये अपने आप में जो भी हम आइटम्स को, मदों को डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से बुक्स में दिखाते हैं या उनकी लेजर हम बनाते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, अकाउंट में, अकाउंट कहलाते हैं। यहाँ पर इन्हें हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, बेसिकली लेखा या खाता कहते हैं। और इन्हीं के माध्यम से ही फर्दर हम जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग, फाइनल अकाउंट्स तक पहुँचते हैं। और फर्दर जो है हम अपनी रिपोर्टिंग, जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसे कंप्लीट करते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो बेस होता है वो होता है अकाउंट। यहीं से हमारी जो है अकाउंटेंसी फर्दर शुरू होती है कि जिन अकाउंट को हम पूरा क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और फर्दर उनकी जो है उनका एक सारांश तैयार करते हैं, उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक ले जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, बैलेंस शीट तक हम लेके जाते हैं। उनको हम किसके माध्यम से ले जाते हैं, अकाउंट के माध्यम से ही ले जाते हैं। तो वो हमारे कहलाते हैं लेखा, या जिसे हम कहते हैं खाता, अकाउंट। अगला टर्म है अकाउंटिंग कॉस्ट, लेखा लागतें। देखिए इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पर जब लागतों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, कॉस्ट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें एक कॉस्ट हमारी कहलाती है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग में हम हर कॉस्ट को इनबिल्ट नहीं करते, हर कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होती। कुछ ऐसी कॉस्ट भी होती है जो अकाउंटिंग में नहीं हुआ करती है। तो इस आधार पर इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट को अलग अलग किया गया। अकाउंटिंग कॉस्ट वह है जिनको हम अकाउंट्स में दिखाते हैं। अकाउंट्स में हम जनरली उन कॉस्ट को दिखाते हैं जिनका हम पेमेंट करते हैं, जिनका हमें पेमेंट करना है, ठीक है, उन्हें हम किसके रूप में दिखाते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट के रूप में दिखाते हैं। परंतु जिनका हमें पेमेंट नहीं करना है परंतु फिर भी कॉस्ट होती है, जिनको हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम से दिखाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उन्हें हम कहते हैं। फर्दर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो अकाउंटिंग कॉस्ट तो नहीं है परंतु इकोनॉमिक कॉस्ट है, आर्थिक लागत है वह। तो लेखा लागत का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो लागत हमें एक्सप्लिसिट है, स्पष्ट है, जिनका हम खातों में, जिनको दर्ज करते हैं, जिनको हम अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट, लेखा लागतें। और इकोनॉमिक कॉस्ट वो है जो अकाउंट में चाहे न आए परंतु कहीं ना कहीं वो अपने आप में कॉस्ट है, जिन्हें हमने इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम से दिया, जिनमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उसमें शामिल होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने आप में क्या है कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस से खुद से कभी भी सैलरी नहीं लेता, परंतु यदि मान लीजिए हम बात करें कि वो कोई इंजीनियर था और बात ये कि उसने अपना जो सैलरी छोड़कर या अपने जॉब को छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया, तो ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, वो ये कहेगा कि ये जो है इसने जो सेक्रीफाइस किया, इसने जो सेक्रीफाइस किया, तो उस सेक्रीफाइस से में जो उसकी अपने आप में कॉस्ट लगी, वो जो रेवेन्यू उसकी सेक्रीफाइस हुई, वो इसकी अपने आप में इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कॉस्ट मानेंगे, बट अकाउंटिंग में हम कभी इसे दर्ज नहीं करते। अकाउंटिंग में हम सीधा उसे प्रॉफिट ही देते हैं, हम उसे दर्ज नहीं करते। हम खुद मालिक का जो रेम्यूनरेशन होता है, ठीक है, मालिक यदि खुद जो ओनर जो होता है उसकी सैलरी को हम यहाँ पर अकाउंटिंग में नहीं दिखाते हैं। तो अकाउंटिंग कॉस्ट जो होती है, वो जो कॉस्ट हम जो है अकाउंटिंग में दिखाते हैं या एक्सप्लिसिट होती है, स्पष्ट रूप से जो दी जाती है, उन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। अगला टर्म जो है वो है एक्रूड इनकम, उपार्जित आय।
देखिए उपार्जित आय क्या है, अकाउंटिंग में ये वर्ड यूज आता है और इसका मीन ये है कि जो इनकम हमें एक्रू तो हो गई है, मीन्स सामने वाले को हमें देने हैं, इसका हमें अधिकार तो मिल चुका है, उससे लेने का अधिकार तो मिल चुका है, परंतु अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। वी हैव रिसीव्ड राइट टू रिसीव दैट इनकम, हम क्या कर चुके हैं, उस आय को प्राप्त करने का अधिकार तो रखते हैं, बट वी हैव नॉट रिसीव्ड दैट इनकम अप टू नाउ, हम अब तक उस इनकम को रिसीव नहीं कर पाए हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक्रूड इनकम कहलाती है, उपार्जित आय कहलाती है। और ये हमारी एज ए क्या होती है, असेट होती है। और इसके जस्ट उलट, इसके जस्ट अपोजिट एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एक होता है प्रीपेड जो है एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक होता है हमारे पास ये जो एक्रूड इनकम होती है, ये तो उपार्जित आय है, ठीक है, और एक हमारी होती है एडवांस जो हम बेसिकली रिसीव कर चुके हैं। तो ये जो है हमारे पास अलग अलग टर्म है, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम जिसे हम कह सकते हैं। तो ये जो है टर्म्स हमें अकाउंटिंग में समझने होते हैं। तो मैंने आपको एक्रूड इनकम जो वर्ड है उसको बताया। तो एक्रूड इनकम ये है कि जब हमें कोई इनकम रिसीव करने का राइट है बट हमें अभी रिसीव नहीं हुई है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्रूड इनकम कहलाएगी। अगला टर्म है एसिड टेस्ट रेशियो, जिसे हम कहते हैं तीव्र परीक्षण अनुपात। देखिए एसिड टेस्ट रेशियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टर्म है जो हमें ये बताता है कि हमारी व्यवसाय की, हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी कितनी है, हम कितनी जल्दी यदि पेमेंट करना पड़े, हमारी जो लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ है, जो अचानक से हमें तुरंत यदि देनी पड़े तो हम कितना अपने पास क्विक फंड अपने पास रखते हैं, तो वो हमारी कहलाती है एसिड टेस्ट रेशियो कहलाता है। और इसमें बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और जो क्विक असेट हमारे पास आती है उसके लिए हमें क्या करना होता है, करंट असेट्स जो होती है हमारी, जो हमारी चालू संपत्तियाँ होती है जिनसे हम बहुत जल्दी मनी अरेंज कर सकते हैं, उसमें से भी हम उसे भी क्विक कितना जल्दी ले सकते हैं, उसमें से दो एलिमेंट को हम इसलिए हटा देते हैं, स्टॉक्स को बेचने में हमें टाइम लगता है थोड़ा, और इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एक्चुअल असेट, एक्चुअल रिकवरी वाली असेट नहीं मानते, इसलिए दो एलिमेंट को हम यहाँ पर करंट असेट में से हटा देते हैं। करंट असेट माइनस कर देते हैं हम जो हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है और जो हमारे पास इन्वेंट्री है, इन दोनों को लेस करने के बाद क्विक असेट आती है और अपॉन कर देते हैं करंट लायबिलिटी, जो पेमेंट हमें करंटली करने हैं या बहुत जल्दी करने हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज से हमें वो रेशियो निकल के आता है कि हमें यदि अपनी करंट लायबिलिटीज़ को बहुत जल्दी या बहुत कम समय में यदि पेमेंट करना है तो हमें एसिड टेस्ट रेशियो के माध्यम से एक फर्म की या एक कंपनी की लिक्विडिटी जो है वो क्विक लेवल पर कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, उसका जो मानक है, उसका जो स्टैंडर्ड है, वो एसिड टेस्ट रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक फर्म के लिए 1:1 जो है क्विक रेशियो जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है कि एसिड टेस्ट रेशियो यदि 1:1 है तो एक फर्म की लिक्विडिटी जो है बहुत अच्छी है। अगला जो वर्ड है वो है एक्शन लैग, कार्य विलंब। बेसिकली इकोनॉमिक्स में ये वर्ड जब यूज किया जाता है तो इसका मीन ये होता है कि जब हम कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। जब भी हम कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, कोई नीतिगत निर्णय बनाते हैं, नीतिगत निर्णय हमने लिया, एक देश में बहुत सारी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, परंतु बात ये उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत टाइम में होता है, कई बार 1 साल लग जाता है, कई बार 2 साल लग जाता है, कई बार 3 साल लग जाता है। तो ये जो है डिफरेंस बिटवीन टेकिंग डिसीजन या टेकिंग पॉलिसी डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट डिसीजन, दैट डिफरेंस बिटवीन बोथ विल बी कॉल्ड एज एक्शन लैग। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों में जो अंतर आएगा वो अपने आप में कार्य विलंब कहलाएगा। पॉलिसी डिसीजन जिस दिन हमने लिया और जिस दिन हमने उसने इम्प्लीमेंटेशन किया, उन दोनों का जो अंतर है वो इकोनॉमिक्स में एक्शन लैग के नाम से जाना जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्शन लैग कहते हैं। अगला वर्ड जो है वो है हमारे पास एक्टिव बैलेंस।
इसे हम बोलते हैं कार्यशील शेष। इकोनॉमिक्स में ये वर्ड जो यूज आता है वो यूज आता है मौद्रिक कोष के लिए, मॉनेटरी फंड के लिए। हम मॉनेटरी फंड को इकोनॉमिक्स में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एक्टिव बैलेंस और एक होता है पैसिव बैलेंस। मॉनेटरी फंड का एक बैलेंस तो होता है एक्टिव बैलेंस, जो मनी सर्कुलेशन में है, जो करेंसी सर्कुलेशन में है, जो यूज आ रही है डे टू डे, और साथ में प्लस जितना करंट अकाउंट्स में डिपॉजिट बैलेंस पड़ा हुआ है। करंट अकाउंट में डिपॉजिट बैलेंस हमेशा एक्टिव बैलेंस माना जाता है, उसे कभी भी यूज किया जा सकता है। तो इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमारा कहलाता है एक्टिव बैलेंस। और इसके अलावा जो सेविंग अकाउंट्स में मनी पड़ा हुआ है, किसी ने सेविंग कर रखी है, बचत कर रखी है, तो जो एक्टिव बैलेंस के अलावा जितना भी मॉनेटरी फंड इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है या एग्जिस्ट होता है उसे हम बोलते हैं पैसिव बैलेंस। तो मॉनेटरी फंड को इकोनॉमिक्स में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है एक्टिव बैलेंस जिसे हम कह सकते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट, जो चालू खातों में जमाई होती है, और प्लस जो सर्कुलेटेड मनी होता है, करेंसी सर्कुलेशन जो है इकोनॉमी में होता है, इन दोनों का टोटल जो है वो एक्टिव बैलेंस कहलाता है। और इसके अलावा जितना भी मनी एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट होता है, मॉनेटरी फंड एग्जिस्ट होता है, जिस सेविंग अकाउंट के अंदर मनी पड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में पैसिव बैलेंस इकोनॉमी में कहलाएगा। तो एक्टिव बैलेंस जो है वो इकोनॉमी में टोटल मॉनेटरी फंड का वह पार्ट है जो करंट अकाउंट डिपॉजिट के रूप में होता है या फिर करेंसी इन सर्कुलेशन के रूप में होता है। अगला जो वर्ड है वो है एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, प्रशासित कीमतें। ये जो एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस होते हैं या तो गवर्नमेंट यूज करती है या फिर अल्पाधिकार वाली फर्में या एकाधिकार वाली फर्में यूज करती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइसेस जो होती है वो फिक्स होते हैं और एडमिनिस्टर्ड होते हैं, मीन्स निर्धारित होते हैं। जनरली जब गवर्नमेंट किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करती है तो वो अपने आप में एडमिनिस्टर्ड प्राइस है, वो उसका एक निश्चित कीमत निर्धारित कर देती है कि इस वस्तु की कीमत इतनी होनी चाहिए। और फर्दर इसके अलावा या सरकार ऐसा कह देती है कि इस वस्तु की कीमतें पूरे देश के अंदर इतनी ही रहेगी, उसे कहेंगे एडमिनिस्टर्ड प्राइस। और इसके अलावा अल्पाधिकारी वाली फर्में भी ऐसा करती है। अल्पाधिकारी वाली फर्में कभी भी प्राइस वॉर में नहीं जाना चाहती है। अल्पाधिकार वाली फर्में यदि प्राइस वॉर में जाती है, कीमत युद्ध में जाती है, उनके अंदर कीमत कम करने की यदि होड़ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी अल्पाधिकारी फर्म को लाभ नहीं होता और वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, खुद का ही नुकसान कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में वो अपना एक क्या कर लेती है, एक कंजोर्टियम तैयार कर लेती है, एक ग्रुप तैयार कर लेती है, जिसे कार्टेल भी हम कह सकते हैं। वो अपना एक कार्टेल तैयार कर लेती है और कार्टेल तैयार करके आपस में प्राइस निर्धारित करती है और प्राइस कंपटीशन में नहीं जाती, प्राइस वॉर में नहीं जाती। अन्य वॉर वो कर लेती है, अन्य वो नॉन प्राइस कंपटीशन वो कर लेती है, बट प्राइस कंपटीशन में वो नहीं जाती है। तो उस आधार पर वो एक फिक्स कीमत निर्धारित करती है, जिसे हम प्रशासित कीमत कहते हैं, उसको भी हम एडमिनिस्टर्ड प्राइस कहते हैं। पॉल एम स्वीजी जो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने किंक्ड डिमांड कर्व के थ्रू इसको समझाया कि किंक्ड डिमांड कर्व के अंदर एक समय तक जो अल्पाधिकारी फर्में होती है वो अपनी कीमतें कम करती है और वस्तुओं की मांग बढ़ाती है, परंतु जब उससे वो कहीं ना कहीं नुकसान को देखती है, सभी फर्में नुकसान को देखती है, तो वो क्या हो जाती है, किंक्ड हो जाती है और अपनी फर्मों को, अपनी कीमतों को जो है वो क्या कर देती है, वो एक जगह फिक्स करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जो है वो प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी ने किंक्ड डिमांड पर कर्व का एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस के आधार पर ही वो कर्व जो है वो दिया था। तो हम इतना समझते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, जो सरकार द्वारा निर्धारित होती है, उन कीमतों को प्रशासित कीमतें कहते हैं, या फिर जो फिक्स रेट जो है वो अल्पाधिकारी फर्में, जो ओलिगोपोली जो वाली फर्में होती है वो क्या कर देती है, निर्धारित कर लेती है, तो उन्हें हम एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज कहते हैं। अगला जो टर्म है वो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज का मतलब ये होता है जब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सरकार द्वारा जो रेवेन्यूज कलेक्ट की जाती है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे टैक्स नहीं कह सकते हम, टैक्स के अलावा जो फीस के रूप में होती है, जो पेनल्टीज़ के रूप में होती है, जितना भी प्रशासन करने से सरकार को चलाने के लिए, सरकार जब सरकार चलाती है उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होती है, उसके डिपार्टमेंट चलाती है, उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होती है वो सारी उसकी क्या कहलाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कहलाती है। आप जानते हैं जैसे चालान कट गया, कहीं जैसे ट्रैफिक का चालान कट गया, उससे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुई वो कहीं ना कहीं क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है। कई बार फीस गवर्नमेंट लेती है, कई बार
कुछ ऐसी सर्विसेज गवर्नमेंट की होती है, कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशंस गवर्नमेंट के होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फीस वसूल करती है। वो भी अपने आप में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है और जिससे क्या है, वो प्रशासन को चलाने के लिए, गवर्नमेंट जो प्रशासन जो चलाती है उसको चलाने से उसको जो रेवेन्यू होती है वो कहीं ना कहीं क्या कहलाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू यहाँ पर हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में उसे। तो ये जो है वो हमारे पास कंप्लीट मैंने कुछ आपको लगभग 20 टर्म्स के अबाउट मैंने आपको यहाँ पर बताए। आगे इसी तरीके से हम कुछ और टर्म्स के साथ अगली वीडियो देखेंगे जिसमें हम कुछ और टर्म्स समझेंगे। इसी तरीके से हम टर्म्स को यदि समझते हैं इकोनॉमिक्स के, तो हम अपना एक इकोनॉमिक्स डिक्शनरी को जो है वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रखते हैं और उससे जो है फर्दर हमें इकोनॉमिक्स को समझने में बहुत आसानी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।